जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मालदीव के दौरे पर हैं और आप सबको याद होगा 2023 के आखिरी में मालदीव के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन चल रहे थे और उस वक़्त जो मोहम्मद मोइज़ू जो इस वक़्त मालदीव के राष्ट्रपति हैं, वो इंडिया आउट के कैंपेन चला रहे थे और उसकी अगुवाई कर रहे थे और उस वक़्त वो राजधानी माले के मेयर हुआ करते थे। इंडिया आउट से आज जो इंडिया इन इंडिया के साथ जो मालदीव के रिश्ते एक बार फिर से गहरे हुए हैं और जिस तरह से सिर्फ राष्ट्रपति मोइज़ो ही नहीं बल्कि उनका पूरा कैबिनेट प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जिस तरह से खड़ा हुआ, इनफैक्ट जो प्रोटोकॉल्स होती हैं उन तक को तोड़कर एक हिस्ट्री क्रिएट की। कैसे ये इंडिया आउट से इंडिया इन तक का सफ़र रहा, इस पर हम आज की चर्चा करेंगे और हमारे साथ इसके लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, 2023 के आखिरी में राष्ट्रपति चुनाव का कैंपेन चल रहा था और किस तरह से जो उस वक्त माले के मेयर हुआ करते थे मोहम्मद मोइज़ू, वो इस पूरे कैंपेन की अगुवाई कर रहे थे इंडिया आउट की और उनको ये कैंपेन काफ़ी भारी भी पड़ा और किस तरह से इंडिया आउट से इंडिया इन तक का जो ये सफ़र है। मैं आपसे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ये जो इंडिया आउट से इंडिया इन तक का जो नेतृत्व कर रहे थे, तब उनके अंदर इतनी कड़वाहट थी। अब बिल्कुल एकदम अलग नज़र आ रहे हैं। क्या कोई इंटरनल पॉलिटिक्स थी, कोई दबाव था, क्या कुछ ये है? मैं इस पूरे बदलाव को समझने की अगर कोशिश करूँ तो। देखिए, मेरा मानना है कि जब इंडिया आउट का कैंपेन उन्होंने चलाया था और वो राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद आपत्तिजनक टिप्पणियां आने लगी भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ। और उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा था कि इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना भी कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल उन्होंने लक्षद्वीप गए और वहां पे उन्होंने फोटो खिंचाई। जो हमारा लक्षद्वीप, जिसको हम देखते भी नहीं थे, अचानक टूरिज्म मैप में आ चुका था। और मालदीव्स का जो 30% जीडीपी है उनकी, $5.6 बिलियन की, उसमें टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। और भारत के जो टूरिस्ट है वो एक तरह से मालदीव्स की इकोनॉमी को पावर करते हैं। ऐसा है कि 33,000 टूरिस्ट गए थे 2024 में, और अभी तक 2025 में, FY24-25 में 28,000 टूरिस्ट गए थे। तो उसका इफेक्ट अभी भी है। इतना शार्प डाउनफॉल नहीं आया, बट अगर क्यूमुलेटिव टर्म्स में देखा जाए तो 15-16% का डेफिसिट है। पर उस समय जब मोदी जी लक्षद्वीप में उन्होंने चित्र खिंचवाया था, तो उस समय 40-50-60% मालदीव्स की जो है, जो भारत के पर्यटक जाते थे, वो कम हो चुके थे और वहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और उस समय आपको ध्यान है कि चीन ने बोला था कि हम अपने पर्यटक भेज देंगे, पाकिस्तान ने बोला था, जो खुद भिखारी है उसने बोला था, टर्की है उसने भी बोला था। सबको समझ में आ गया। और आपको मालूम है, जब भी कोई राष्ट्रपति मालदीव्स में जीतता है, उसकी पहली यात्रा अब्रॉड जो होती है वो भारत की तरफ आता था। इस समय मोसू गए थे टर्की, फिर वो गए चाइना, फिर वो गए पाकिस्तान। उनको सारे आश्वासन मिल गए। और उसके बाद ही उन्होंने भारत की जो सार्वजनिक आलोचना है वो करना शुरू कर दिया। इसके पीछे भी कोई वजह रही या यही सारा पूरा दौरा उनका, या पीछे कोई पहले ही उनके अंदर कोई जो कटुता की आपने बात की, पहले से ही तो कुछ था या कोई दबाव? देखिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक अलग चीज होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस एक अलग चीज होती है। हुँ, ऑपोजिशन में बैठ के आप कुछ भी पकना है, जो पकना है कर सकते हो, उसको आप पॉलिसी देश की नहीं बना सकते। ठीक है। हुँ, भारत ने क्या किया, भारत ने इतना उन्होंने सार्वजनिक आपत्तिजनक टिप्पणियां की भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ। हुँ। और भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा था इनको जवाब कैसे देना है, इनको मजा चखाना पड़ेगा। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी में न टूटे। तो उन्होंने इकोनॉमिकली अपने आप को डिस्टेंस करना चालू कर दिया। और भारत के
लोगों के अंदर गुस्सा उमड़ चुका था ये पूरा मालदीव जो पर। ये पूरा जो कैंपेन था मालदीव के खिलाफ, ये तो लोगों ने का रिएक्शन था कि अगर आप हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का कोई भी आप शब्द बोलते हैं तो हम आपके देश में नहीं आएंगे। लोगों ने मालदीव की जो विजिट थी वो सब की सब कैंसिल की, और उसका गहरा असर मालदीव के ऊपर पड़ा, और उनको पता चला कि आखिर कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारतीय जो पर्यटक हैं उनका है। देखिए, मैं कुछ फिगर देखना चाहता हूँ। भारत की पॉपुलेशन है 145 करोड़। मालदीव की पॉपुलेशन कितनी होगी अंबर की? 7 लाख। मालदीव। 7 लाख जी। भी, 7 लाख भी नहीं। तो हम एक बोलते हैं ना, मच्छर के लिए टैंक नहीं निकालते, मच्छरदानी लगाना पड़ता है, जाल बुनना पड़ता है। तो उसमें अटक चुका था मालदीव। और आपने ये भी देखा कि भारत ने अपने जो नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको आगे रखा। मोदी जी के ऊपर कटाक्ष करने के बावजूद भी बजट के अंदर जो हमने उनके ऊपर जो सहायता राशि थी वो कट नहीं की। सेकेंड, मालदीव डिफॉल्ट की तरफ आ चुका था। उस समय भारत ने उनको $400 मिलियन की एक तरह से क्रेडिट लाइन्स उन्होंने दी थी, जिसके कारण मालदीव आज डिफॉल्ट होने से बचा। और उसको समझ में आ गया कि भारत के बगैर उसका काम नहीं चल सकता। भले ही वहां पे प्रो चाइना कैंपेन से आया था, और चाइना ने उधर मालदीव की हेल्प भी की थी, पर वो हेल्प नहीं थी, वो थी उनकी डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसमें वो मालदीव के आइलैंड्स मांग रहे थे। अब भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है कि एक चाइनीज बेस, जो हम्बनटोटा पोर्ट जो हो चुका था श्रीलंका में, वैसा ही कोई बेस उधर मालदीव में भी हो। इसके लिए भारत ने उधर कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम ट्रीटी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की थी, आपको ध्यान होगा, जिसमें ट्रेड, जी। डिफेंस और सस्टेनेबल लिविंग की बात की जा रही थी। उसके अलावा भारत ने उनको ऑफर भी दिया कि हम आप और हम यूपीआई का यूज कर सकते हैं। और इस बार हम देखेंगे कि डिजिटल अडॉप्शन ऑफ यूपीआई होने वाला है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलबाला होगा मालदीव में। आप ये भी देखिए, उस समय मालदीव के अंदर हमारे 19 मेंटेनेंस क्राफ्ट क्रू था, जो मालदीव बोल रहा था ये भारत के सोल्जर्स हैं। भारत ने बहुत सारे पेट्रोल वेसल्स दिए थे, एयरबोर्न वेसल्स दिए थे, प्लेन दिए थे, जिससे मालदीव के अंदर सर्वेलेंस कर सके, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सके, या उनको हेल्प पहुंचाना है, क्योंकि मालदीव में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो वहां पे जी। ये सब उसके मेंटेनेंस के लिए थे। तो मालदीव ने उनको भी जाने को बोला, पर भारत ने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया। सबसे पहले मालदीव को समझ में आ गया कि उनकी इकोनॉमी भारत के बगैर सस्टेन ही नहीं कर सकती, क्योंकि भारत उनको एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल गुड्स एक्सपोर्ट करता है, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है, सीमेंट करता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल करता है। जितने भी जो मालदीव को एक्सपोर्ट होता है वो भारत करता है। इनफैक्ट 1982 में, जब आपको ध्यान होगा, एलटीटी ने मालदीव को कैप्चर कर दिया था। उस समय भारत ने अपनी फोर्सेस भेजा था ऑपरेशन कैक्टस में। 24 जी। आवर्स में उन्होंने मालदीव को लिबरेट कर दिया। उसके हुँ। बाद भारत ने वहां पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, जितने भी उधर डेवलपमेंट के काम है वो भारत ने किए। तो सब कुछ बरोबर चल रहा था। बट यूपीए टाइम में हमने मालदीव को देखा नहीं, जिसके कारण चाइनीज इन्फ्लुएंस उधर बढ़ चुका था। जी। चाइना ने उधर एक्टिवली उनको फंड किया, उनके प्रोजेक्ट्स, जो एक तरह से डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी हो गई थी। ऐसा है कि वहां पे जो अपोजिशन पार्टीज है वो प्रो चाइना, चाइना ने उनको खरीद लिया, और जी। मोदू वो मोहरे बन गए थे। जी। अब उमेश जी, आप मैं यहाँ पे एक बात जो अभी प्रेज़ेंट जो सिनेरियो हो उस कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया। इस बात से ये 2 संकेत हमें मिल जाते हैं कि इनफैक्ट कहना चाहिए कि रणनीतिक संकेत मिल जाते हैं कि मालदीव फिर से भारत के करीब आ रहा है और आना चाह रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि जो मोइज़ू के रूप में बदलाव आया है, उससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो इंडिया आउट था वो एक सिर्फ महज पॉलिटिकल एक हथकंडा हो सकता है। क्या अब जो चाइना के इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करते हैं, कि अब ये समझ सकते हैं कि मालदीव अब चीन का जो कर्ज़ का जाल होता है, उससे वो सतर्क है और उसको समझ में आ रहा है कि जो श्रीलंका का हवाला हुआ वो हमारा हो सकता है, और वो सही समय पर सही फैसला ले रहा है? देखिए, आपने बरोबर बोला है। आप वो सोचिए कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे थे, मोदी खुद अपनी एंटायर कैबिनेट के साथ उनका अभिवादन, उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे।
ऐसा लग रहा था कि भारत का कोई एक तरह से गणराज्य है मालदीव, कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, कि शहंशाह मोदी गए थे और उनके उनके इस्तकबाल में पूरा देश खड़ा है। ये मोदी जी ने जो है, ये जो दर्जा है, जो शहंशाह में जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये अपने कार्यों के कारण किया है। उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उनके ऊपर पर्सनल अटैक हुए, फिर भी उन्होंने क्या किया, मालदीव को सहायता बरकरार रखी। उन्होंने उधर, और मालदीव के अंदर जब प्रॉब्लम था हेल्प भी किया। अभी आपको मालूम है बांग्लादेश के अंदर भी जो मोहम्मद यूनुस है, जितने आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, वहां पे भी चाइनीज एयरक्राफ्ट जो एक स्कूल की बिल्डिंग में जाके गिर चुका था, उसके लिए भी यहाँ से डॉक्टर्स भेजे हैं ताकि उनका उपचार कर सके। तो ये मोदी जी करते हैं, ये हमारा क्या पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। पर आप ये भी देखिए कि मोदी जी को मालूम है कि मालदीव कभी भी पलट सकता है, तो इन्होंने, जैसे हमने बात की है, लक्षद्वीप में बित्रा आइलैंड को डेवलप कर रहे हैं, वहां पे हम टूरिज्म को भी डेवलप कर रहे हैं, हम वहां पे सस्टेनेबल इकोलॉजिकल जो लिविंग है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो मोदी जी को मालूम है कभी भी फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। अब भारत ने जी। जो नीति अपनाई है, महासागर नीति अपनाई है, इसके अंदर भारत ने एक उमेश जी, तरह एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि जो इंडो पैसिफिक में चाइना और भारत के बीच में जो एक रेस है, या एक जो दोनों ही अपना अपना अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, इसके बीच में इसके अंदर, आई एम सॉरी, जो छोटे देश हैं उनकी क्या भूमिका हम निर्णायक समझ सकते हैं, क्या भूमिका है? मैं उसी के ऊपर आ रहा था। देखिए, ऐसा है कि ये जो छोटे-छोटे देश हैं, भारत और चाइना को एक-दूसरे से प्ले कर रहे थे। जब उनको चाइना से बेनिफिट चाहिए, तो चाइना के अगेंस्ट वही होगा। भारत ने अभी क्लियर कट बोल दिया, अगर आपको हमारे साथ रहना है, तो महासागर के अंदर हम आपकी पूरी कोस्टलाइन को सपोर्ट करेंगे। हम आपको इकोलॉजिकली आपको वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाएँगे, फिशरीज देंगे, हम आपको क्रेड लाइन्स भी देंगे। भारत के पेट्रोल शिप्स वो सारे समुद्री रास्तों को सिक्योर भी करेंगे, भले वहाँ पे साइक्लोन्स आए या कुछ भी आए, नेचुरल वेदर डिस्टर्बेंसेस आए, तो भी हम आपकी सहायता करेंगे। चाइना वो नहीं करता, चाइना क्या करता है, उनको डेप्थ देता है, फिर वो वहाँ के आइलैंड्स की वो अपने अंदर ले लेता है। ऐसा है कि भारत बोल रहा है कि आपको एड मिलेगा, पर अगर आप हमारी पॉलिसी को मानते हो, आप भारत से फ्लिप फ्लॉप नहीं करते हो, तो हम्म। भारत अभी इंडिया के इंटरेस्ट विद डेवलपमेंट ऑफ नेबरिंग इंडियन ओशन रीजन में, जैसे छोटे देश है, जैसे मेडागास्कर है, मॉरिशस है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, इन लोगों पे ध्यान दे रहा है। और आपने देखा है कि कैसे श्रीलंका को भी भारत ने बेल आउट किया था, आईएमएफ से बातचीत करके जो उनके डेट से रीनेगोशिएट कराया था, और चाइना का इन्फ्लुएंस उधर होने नहीं दिया। इनफैक्ट जो करंट जो गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना थी, और अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो भी भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज ले लिया, एंड हॉस्टाइल इंडिया इज बेटर देन द फ्रेंडली चाइना, ये उनकी गवर्नमेंट को समझ में आ गया। और जी। इसके लिए श्रीलंका ने भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो वहाँ पे जो बहुत बड़े जो ऑयल स्टोरेज टैंकर्स है, उसको वापस ठीक करके वहाँ पे सप्लाई लाइन्स बनाना चालू कर दिया। अब जी। मालदीव में भी ऐसा ही काम हो रहा है। मालदीव में भी आप ये देखेंगे कि भारत वहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहा है। भारत और मालदीव के बीच में ट्रेड है $25 मिलियन का। इनफैक्ट पानी भी अगर जरूरत होता है, कभी कभार अगर उधर पानी नहीं होता, तो भारत पानी लेके भेजता है। ऐसी हालत है मालदीव की। अच्छा चाइना उमेश जी, उनको अगर अब मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जो मालदीव को लेकर भारत और चाइना की लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी है, उसमें क्या अंतर है, थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए, ताकि लोगों को इनफैक्ट लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या भारत ने किया और क्या चाइना ने किया। देखिए, चाइना ने श्रीलंका को वहां पे हम्बनटोटा पोर्ट बनाया था। हम्बनटोटा पोर्ट का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि उसको एक तरह से कोई आपको रेवेन्यू देने वाला नहीं है। उसके ऊपर कर्ज हो गया था श्रीलंका के ऊपर, तो श्रीलंका ने मैं वो जो कर्ज मालदीव की बात कर रही हूँ, जी, मालदीव मालदीव। जी। मैं वही बता रहा हूँ, मैं इसी के लिए वही बता रहा हूँ। श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो 99 ईयर्स लीज पे देना पड़ा। सिमिलर चीज वो मालदीव के अंदर कर रहा था। मालदीव के अंदर वो वहां के कोई टापू को अपने अंदर लेके वहां पे मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। भारत स्ट्रिक्टली अगेंस्ट था। भारत ने उनको वार्न कर दिया, अगर आपने किया तो हम आपसे सारे टाइप तोड़ देंगे। और आपको मालूम है, भारत इज द ओनली नेशन विच कैन हेल्प मालदीव्स इन टाइम्स ऑफ नीड। तो
भारत ने जो एड दिया उनको, कंडीशनल एड, कि हम आपको पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, हमको चाइना की तरफ जाने की जरूरत ही क्या है। तो मालदीव के राष्ट्रपति को समझ में आ गया कि देश बिक जाएगा अगर वो चाइना के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, इसलिए वो भारत की शरण में आ गए। और आज 60th इंडिपेंडेंस डे के दिन उनको चीफ गेस्ट के जैसे बुलाया गया, और जी, मोदी जी के सम्मान में पूरा कैबिनेट खड़ा है उसके साथ। ये सोचिए, दिस इज जी, लाइक भारत के जो प्रधानमंत्री है, शहंशाह भारत, वो जाते हैं मालदीव में और उनका इस्तकबाल हो रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, ये सम्मान अर्जित किया है। ऐसा नहीं है कि मालदीव ने उनको, भारत ने डिमांड किया था। रेस्पेक्ट इज कमांडेड। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने जो अपने डीड्स के कारण, अपने काम के कारण वो रेस्पेक्ट उन्होंने अर्न किया है। दिस इज द टाइप ऑफ डिप्लोमेसी इंडिया डज, म्यूचुअली इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज, मतलब दोनों कंट्रीज का डेवलपमेंट होगा। ये समझ में आ गया श्रीलंका को, ये समझ में आ गया मालदीव्स को, ये समझ में आ गया मॉरिशस को, मेडागास्कर को, सारे इंडियन ओशन रीजन में जितने भी नेशंस हैं। इनफैक्ट नेपाल भी, जो आपको मालूम है चाइना के इन्फ्लुएंस में जा रहा था, उसने भी सडनली फ्लिप फ्लॉप कर दिया है। और जी। आपको तो मालूम है, उमेश जी, ये मैं समझना चाहूँगी कि जो हम देख रहे हैं कि मालदीव के इनके जो है भारत के रूप में बदलाव आया है, या फिर श्रीलंका, चाइना, सॉरी, नेपाल फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये जो सब कुछ बदला है, कि डैमेज कंट्रोल है या फिर हम एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमैटिक जो साझेदारी है उसकी ओर बढ़ रहे हैं? सबको समझ में आ गया कि चाइना के इन्फ्लुएंस में रहे तो देश बिक जाए, इसके लिए वो भारत की रुख वापस आ रहे हैं। सेकेंड, भारत ने भी चाइना को पटकनी देने के लिए साउथ चाइना सी में उन्होंने फिलीपींस के साथ ज्वाइंट मैरीटाइम पेट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं। हम ताइवान से भी बात शायद कर सकते हैं, हम ऐसा भी है कि इंडोनेशिया से भी कर सकते हैं, और वियतनाम भी इंटरेस्टेड है, तो सारे नेशन वहां से भी इंटरेस्टेड है। अब चाइना को भी समझ में आ गया उसकी भी लिमिटेशन है, देखिए हर जगह चाइना पहुंच नहीं सकता। ये इंडियन ओशन रीजन भारत का रीजन है, और आपको उनको समझाना पड़ेगा, आपको भी पावर दिखलाना पड़ेगा। और पावर देखने के बाद चाइना को समझ में आ जाएगा कि भारत के साथ आईओआर में, इंडियन ओशन रीजन में वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। भारत अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा है, नेवल शिप बढ़ा रहा है, पेट्रोलिंग बढ़ा रहा है, डिजास्टर रेस्पॉन्स में इवन चाइनीज जो सेलर्स है उसको भी रेस्क्यू भारत ने किया है। तो समझ में आ जाएगा चाइना को कि लॉन्ग टर्म में अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका है, जिससे चाइना को 60% उनकी एनर्जी नीड्स जाती है, वो भारत के साथ कोऑपरेशन करेगा, कंपटीशन में नहीं आएगा। धीरे धीरे भारत ने उधर अंडमान निकोबार के अंदर एक नेवल कमांड भी बना दिया है, 72,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, और अभी हम बित्रा आइलैंड में भी अपना वेस्टर्न नेवी कमांड बनाने वाले हैं। तो ये सब चीज बताएगा लोगों को। भारत के पास जो छोटे छोटे देश है, जो एक तरह से आपने पूछा था कि इनका क्या महत्व है, ये एक तरह से भले ही छोटे देश लगे रहते हैं, इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ता है। आपको मालूम है डियोगो गार्सिया में अमेरिका का बेस है, ठीक है, कितना दूर है, फिर भी इंडियन ओशन रीजन में उसका एक बेस है। जो मॉरिशस, वो अभी जिसका कंट्रोल अभी मॉरिशस के पास आया था, जी, अभी पहले वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, उसका भी जो ट्रांसफर है वो भी भारत ने करवाया था। तो जी। भारत यहाँ पे अपनी इंडियन ओशन रीजन में अपनी जो समुद्री जो शक्ति है, जो अपना इन्फ्लुएंस है, छोड़ नहीं रहा है। जो हुँ, कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस की सरकारों ने छोड़ दिया था, भारत के प्रधानमंत्री वहां पे भी ट्रेड रूट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, और डिफेंस, पब्लिक, यूपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हर जगह जी। आप यही देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बात हो रही है अब। एब्सोल्युटली। और भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें, जिसमें वो अपने सभी जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको सबसे पहले रखता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा इंडिया ही होता है, चाहे रिश्ते कैसे भी हों। बांग्लादेश का रिसेंट एग्जांपल हमारे सामने है। पाकिस्तान के साथ भी हमेशा भारत ने, जब ऐसा कोई हालात पैदा हुए, तो भारत सबसे पहले मदद के लिए आया है। चाहे अफ़गानिस्तान हो, सभी देशों के साथ भारत सबसे पहले मदद के लिए आता है। लेकिन जिस तरह से मालदीव में हमने देखा कि सत्ता परिवर्तन हुआ और भारत विरोधी एक सोच उभर के सामने आई, ऐसा ना हो भविष्य में। ऐसा, उसके लिए भारत क्या कर सकता है? रिश्तों को और बेहतर बना सकता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को में और कुछ बदलाव कर सकता है? ये बड़े सारे कई सवाल हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।